तो क्वेश्चन पेपर है, इसमें हम लोग फर्स्ट 50 क्वेश्चन बस डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही वाला पोर्शन जो है वो इंडियन जीएस का है, उसके बाद तो सीजीजीएस का। तो देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आया था। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडियन रुपी वॉज नॉट डी वैल्यूड। कौन से ईयर में जो इंडियन रुपी थी वो डी वैल्यू नहीं हुई थी। तो 1991 में तो मेजर एलपीजी रिफॉर्म आया था, तो इस टाइम पे तो रुपी डी वैल्यू हुई ही होगी, है ना। कुछ भी चेंज हुआ होगा, मतलब कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट इवेंट उस टाइम पे हुआ था तो हुई होगी, है ना, डी वैल्यू। तो 1991 वाला ईयर तो हो सकता था। 1967 एंड फिर 1965 के टाइम पे इंडिया वॉर में भी था, है ना, पाकिस्तान के साथ। तो फिर इस टाइम पे भी रुपी है वो डी वैल्यू हुई होगी, तो ये वाला भी हुआ होगा। देन 1949, ये जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस है, तो इस टाइम पे करेंसी में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ा ही होगा, तो ये भी हुआ होगा। तो 1998 वाला ईयर जो कि ऑलमोस्ट मतलब स्टेबल ईयर था, कुछ मेजर इवेंट हुआ नहीं था। और इससे पहले भी 1998 से पहले भी कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो दिस वॉज दी स्टेबल ईयर। हालांकि मैंने तो गलत मार्क किया था, बट ठीक है, अब समझ आ गया। फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अमंग दी फॉलोइंग दी एविडेंस ऑफ अ प्लॉग्ड फील्ड इज फाउंड। कहाँ पे प्लॉग्ड फील्ड मिला हुआ है, तो ये तो हम पढ़ते ही है, कालीबंगन है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ द रूरल अर्बन स्ट्रीम्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया। तो इंडिया में रूरल अर्बन स्ट्रीम ऑफ इंटरनल माइग्रेशन कैसा हो रहा है, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। अरेंज दी अबो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एज गिवन इन द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें एक फैक्टर तो हमको यही याद रखना है कि जो पीएलएफएस सर्वे है जो हर साल आते रहता है, उसको लाता कौन है, मॉस्पी लेके आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि इसी के पास बहुत सारे डेटा होते हैं, है ना, स्टैटिस्टिक्स वाले डेटा होते हैं, तो यही लेके आता है, ठीक। अब ट्रेंड क्या होगा वो भी हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, देन उसके बाद क्या हो रहा है, ये सब, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो है रूरल टू रूरल माइग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट वाला ये। तो सबसे ज़्यादा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे ज़्यादा रूरल टू रूरल माइग्रेशन, देन सेकेंड वाला रूरल से अर्बन, देन थर्ड रूरल से अर्बन से अर्बन, एंड देन फोर्थ अर्बन से रूरल। अब सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाते हैं कि क्यों ये सही हुआ था होगा। रूरल से रूरल माइग्रेशन क्यों हो रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, मैरिज वाला जो सिस्टम है, जो उसमें क्या होता है कि जनरली सेम गोत्र के नहीं करते हैं शादी, लेकिन क्या हो रहा है, अपने आसपास के एरिया में ही शादी करते हैं, है ना। मैक्सिमम तो यही होता है, इंटर स्टेट मैरिजेस है होते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। तो जब भी ये मैरिजेस हो रही है तो ये रूरल से रूरल में ही जा रहे हैं, है ना। तो ये वाला सबसे ज़्यादा है इंटरनल माइग्रेशन के ट्रेंड में। फिर रूरल से अर्बन जाते हैं, क्या, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, है ना, तो ये वाला हो गया। फिर अर्बन से अर्बन, तो अर्बन में आप पहले थे, ठीक है, उसके बाद फिर कोई और मेट्रो सिटीज़ में चले गए, ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो अर्बन से अर्बन। और मतलब कि रेयरेस्ट वाले केस में क्या होता है, मतलब रेयरेस्ट तो नहीं बोल सकते, बट बहुत कम देखने को मिलता है, वो वाला कौन सा केस होता है, जब हम अर्बन से रूरल की तरफ जाते हैं। कब ऐसा होगा, जब जैसे कोविड के टाइम पे हो गया, है ना, तो उस टाइम पे अर्बन से आप रूरल एरियाज़ की तरफ माइग्रेट कर रहे हो, तो ये एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन होगा, तब होगा। सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, रूरल से रूरल। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन के लिए रूरल से अर्बन। फिर अर्बन से अर्बन, जब आपका इनकम बढ़ गया तो और अच्छे सिटी में रहना चाहोगे, है ना, तो अर्बन से अर्बन। फिर अर्बन से रूरल, जब आपका जॉब लॉस हो गया तो अब पैसे नहीं है, तो अर्बन एरिया में तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, इसलिए रूरल एरिया में आप माइग्रेट करोगे। तो दिस इज़ द ट्रेंड, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज फॉर्म्ड फॉर द अमेंडमेंट इन द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट 2003। तो कौन सी कमेटी बनी थी FRBM एक्ट को अमेंड करने के लिए, दैट वॉज NK सिंह कमेटी। NK सिंह है वो 15th फाइनेंस कमीशन के भी चेयरमैन थे, एंड साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, हाई लेवल कमेटी अंडर रामनाथ कोविंद के चेयरमैनशिप में, तो उसके भी ये मेंबर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। और बाकी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना। नचिकेत मोर कमेटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए बनाई गई थी, एंड बाकी को और देख लेना, ठीक है, रंगाराजन किस लिए बनाई गई थी।
फिर है, इसको मैंने ना ऐसे कर दिया, अब ये PDF बन गया तो ये रोटेट तो नहीं होगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये वाला जो था क्वेश्चन, विच ट्रैवल लॉग वॉज रिटन बाई इब्न बतूता इन द अरबिक लैंग्वेज। तो इब्न बतूता ने लिखा है रिहला, ठीक है। किताबुल हिंद तो अलबरूनी ने लिखा था, मैं कंफ्यूज हो गई थी और मैंने ये डाल दिया था। चचनामा सफ़रनामा तो नहीं है, ठीक है, बट किसने लिखा है ये चेक कर लेना आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डेफिसिट्स गिवन इन द यूनियन बजट 2025-26 इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस ऑफ द परसेंटेज ऑफ द GDP, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज ऑफ GDP के रूप में अरेंज करना है। तो एग्जैक्ट डेटा मुझे भी बजट का याद नहीं था, ये पता था कि फिजिकल डेफिसिट कितना था, 4.4% था 25-26 में, और इस साल का कितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट रखा गया है, दैट इज़ 4.3%, ठीक है, ऑफ GDP, ठीक। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा होगा वो होगा फिजिकल डेफिसिट, ये चीज़ तो पता था मेरे को। तो इन दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शंस पे आना था। अब इसमें क्या ट्रेंड होगा, अब इसके लिए मैंने क्या किया कि जो जितने भी फॉर्मूला है, फिजिकल डेफिसिट है ये तो चलो पता है, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू टोटल बोरोइंग्स हो जाता है। देन प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू, प्राइमरी डेफिसिट में हम लोग जो फिजिकल डेफिसिट है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, ठीक है, ये होता है। एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या हो जाएगा, जो भी रेवेन्यू डेफिसिट है माइनस जो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होना था, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को जो लोन दिया और उसको स्टेट ने कैपिटल क्रिएशन में यूज़ किया, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ कैपिटल बजट, है ना। तो इसलिए कैपिटल रिसिप्ट भी नहीं, कैपिटल बजट का जो पार्ट होना था बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर में आना था, है ना, वो इधर आता। तो ये तो माइनस कर रहा है, मतलब कि क्या, रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब ना उससे हम माइनस कर रहे हैं, तब जाके वो रेवेन्यू डेफिसिट के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या कि रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो होगा दैट विल बी लेस देन दी रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा है। तो ऐसा कहाँ पर ऑप्शन है जहाँ पर ये देखो, ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है एंड दिस इज रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो 4 और 1 में क्या रिलेशन है कि जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है मतलब 1 है वो कम है एंड रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा है, मतलब कि 4th है वो पहले आना चाहिए देन 1। तो 4th और 1, इधर भी 4th और 1 है, तो अभी भी दोनों ऑप्शन में फंस ही रहा है। तो एक और चेक करते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, और ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट में कोई रिलेशन है क्या, हाँ। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल डेफिसिट एक्सेप्ट बोरोइंग, ठीक है, एक्सेप्ट बोरोइंग। तो देखो फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट में कौन बड़ा है, फिजिकल डेफिसिट बड़ा है, सॉरी हाँ सही तो बोल रही हूँ, फिजिकल डेफिसिट नहीं, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल डेफिसिट, तो कैपिटल डेफिसिट एक्सेप्ट बोरोइंग। हाँ इसमें तो ये नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये वाला ज़्यादा रहता है इसलिए तो ये नेगेटिव में आता है, इसलिए फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है, हाँ ठीक है। तो इसमें तो यही पता ही रहता है अपने को कि फिजिकल डेफिसिट ही ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर तो नहीं बता सकते। फिर अब इन दोनों में से कैसे रिड्यूस करें, फिर तो यहीं पर ही कंपेयर कर लेते हैं कि 3rd और 4th में क्या ज़्यादा होना चाहिए, 3rd और 4th में क्या ज़्यादा होना चाहिए। तो ना इसका भी डेटा ना मेरे को थोड़ा आइडिया था कि रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है वो 0.8 समथिंग के आसपास है एंड रेवेन्यू डेफिसिट है वो 1 पॉइंट या कुछ तो था। अगर मैं एग्जैक्ट डेटा देखूं तो मैं बता सकती हूँ, लेट मी चेक इन दी ग्रॉक में सर्च करके देखते हैं। What is the revenue deficit and budget deficit, fiscal deficit, primary deficit and effective revenue deficit data for 2025-26 in percentage of GDP? अरे रिकॉर्ड तो हुआ था ना। तो इसमें देखो फिजिकल डेफिसिट है 4.4% ऑफ GDP, ये 26-27 का मतलब एस्टिमेटेड था। दिस इज ओवरऑल बोरिंग रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, इट वाज टारगेटेड लोअर दैन द प्रीवियस ईयर रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ अराउंड 4.8, ठीक है।
तो ये 4.4% ऑफ जीडीपी है, और इस साल का हमने कितना रखा है, 4.3% ऑफ जीडीपी रखा है, ठीक है। 4.4% ऑफ जीडीपी 25-26 के लिए था, और 26-27 के लिए हमने टारगेट क्या रखा है, 4.3%। तो लास्ट ईयर से 0.1% कम रखा है टारगेट, ठीक। और इसके बाद फिर देखो रेवेन्यू डेफिसिट है, वो 1.5% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। तो इसके बाद है जो वो रेवेन्यू डेफिसिट है। फिर प्राइमरी डेफिसिट देखो 0.8% ऑफ जीडीपी है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है तो 0.3% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। तो याद हो गया, सबसे ज़्यादा क्या है, फिस्कल डेफिसिट है। फिर फिस्कल डेफिसिट के बाद आता है दैट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट के बाद क्या है, प्राइमरी डेफिसिट, एंड उसके बाद इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट जो कि 4.3, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5%, प्राइमरी डेफिसिट 0.8%, फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। डेटा याद रखना, पूछ सकता है, तो इसके थ्रू ये वाला क्वेश्चन किया जा सकता था। फिर अ मॉडल ऑफ द अर्थ विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द रिड्यूस्ड स्केल में रिप्रेजेंट किया जाता है ऑन अ फ्लैट सीट ऑफ पेपर इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं उसको, जैसे अर्थ है ना, उसको हम लोग ऐसे मैप में बनाते हैं ना, उसको फ्लैट मैप में, तो रिड्यूस्ड स्केल में बनाते हैं, तो कौन सा होगा, फ्लैट अर्थ मॉडल, रिड्यूस्ड अर्थ मॉडल, डिस्टेंस अर्थ मॉडल, स्केल अर्थ मॉडल। तो मुझे लगा क्योंकि स्केल में रहता है ना कि इस स्केल में बनाया जाएगा रिड्यूस्ड स्केल, तो लगा मुझे कि स्केल होगा, लेकिन रिड्यूस्ड अर्थ मॉडल था कि अर्थ को रिड्यूस किया गया, ठीक है। दोनों में फंसना था क्योंकि डिस्टेंस का तो कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पर, फ्लैट वाला तो होगा ही नहीं, तो इन्हीं दोनों में फंसना था। इन दोनों में से किसी भी मार्क किया तो आंसर के बहुत क्लोज है, लेकिन सही हुआ नहीं, ठीक है। रिड्यूस्ड अर्थ मॉडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एन आर्टरी व्हेन ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड हार्ट बीट, पल्स, फ्लो, टिकिंग। तो क्या होगा, जब किसी धमनी में रक्त बलपूर्ण डाला जाता है तो उसकी विस्तार की तरंग कहलाती है। दिल की धड़कन, नाड़ी प्रवाह, प्रांकन। तो ये तो मुझे पता था कि हार्ट बीट इसको नहीं बोलते, क्योंकि जब जो आर्टरी है उधर ब्लड फ्लो हो रहा है, कि जब किसी धमनी में बोल रहा है ना, हार्ट में थोड़ी ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर बाकी जगह सिर्फ हार्ट में ब्लड फ्लो हो रहा है बोलेगा, हार्ट की धमनी में, तब जाके वो पल्स कहलाएगा ना। और बाकी ऐसे धमनी में मतलब कि धमनी में रक्त बलपूर्ण फ्लो हो रहा है तो उसको तो हम लोग नाड़ी बोलेंगे, पल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टेक्स्ट इन द पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज में कौन सा बेस्ट टेक्स्ट है, तो शुरू के दोनों तो कौन सा, दीपवंसा, महावंसा, ये क्या है, श्रीलंकन क्रॉनिकल्स है ना, और विनय पिटाका है, ये तो पता है। फिर मिलिंद पानो। अब पहले तो पाली लैंग्वेज बोला है, ठीक है। पाली लैंग्वेज में तो ये सभी है, ठीक है, चारों के चारों ही पाली लैंग्वेज में है। अब देखना है कि बेस्ट कौन सा है, तो मैंने विनय पिटाका डाल दिया था, लेकिन विनय पिटाका नहीं है, मिलिंद पानो है, ठीक है। मिलिंद पानो। इन दोनों तो नहीं होने थे, ये तो मुझे पता था, क्योंकि इन दोनों लगभग एक ही टाइप के मैटर से डील करते हैं, श्रीलंकन क्रॉनिकल्स है तो अगर ये सही हुआ तो ये भी तो उसी टाइप का है, तो दोनों के दोनों नहीं होने थे, तो इसलिए ये दोनों तो नहीं होना था, इन्हीं दोनों में से ही कोई बेस्ट होना था, तो दैट इज़ मिलिंद पान्हा, ठीक है। अब याद रखना, मिलिंद पान्हा इज दी पाली लैंग्वेज का बेस्ट टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है। फिर व्हाट इज द करेक्ट नंबर ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स कवर्ड अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। के अंदर कौन कौन से डिफरेंट क्रॉप्स कवर किया जाता है, तो 5 पल्सेस हैं, 5 तरह की दालें हैं, एंड 7 सीरियल्स हैं, एंड 7 ऑयल सीड्स हैं। तो 5 7 7 करके याद रखना। दाल ऑब्वियसली बात है कम ही होगा, है ना। सीरियल्स है वो ज़्यादा होंगे, वीट, राइस, ये सब करके, एंड 7 ऑयल सीड्स। जितना चावल उतना ही तेल, 5 दाल, ठीक है, याद रखना ये 5 7 7 करके। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट अ बेनिफिशियरी ऑफ द वाटर रिसोर्स अंडर द सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम है, ये गुजरात में है, सरदार जी का गुजरात में करके याद रख लेना, ठीक है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में। अब अगर ये नहीं भी पता तो भी कैसे करेंगे, जब भी ऑप्शंस दिया रहेगा उसका मैप करो कि इनकी लोकेशन कहाँ है। गुजरात इस साइड, मध्य प्रदेश ये रहा, राजस्थान ये, और एक बोला पंजाब। तो देखो कि इन तीनों कॉन्टिगुअस जोन है, एक अलग है, मतलब कि क्या यही वाला ऑड वन आउट है, तो इसको हटा दो कि ये नहीं होगा बेनिफिशियरी वाटर रिसोर्स का, इतनी दूर थोड़ी जाएगा पानी। ऊपर से फ्लो ऑफ द जो डायरेक्शन है वो भी अलग हो जाएगा, तो डैम का पानी उधर से जाएगा कैसे, है ना।
फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कनेक्ट्स विच 4 मेट्रो सिटीज़, कौन सी 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है? तो दैट इज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो ऐसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहा है, ठीक। बेसिक सा क्वेश्चन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सेप्टेड बाय द कुमारिल भट्ट बट नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रभाकर? तो कौन सा सोर्स है नॉलेज का जिसको एक्सेप्ट किया गया बाय द कुमारिल भट्ट के द्वारा लेकिन प्रभाकर के द्वारा नहीं किया गया? तो टेस्टिमनी, कंपैरिजन, पोस्टुलेशन, नॉन परसेप्शन। तो मैंने सोचा कि टेस्टिमनी, साक्ष्य तो सब लोग बोलेंगे ही ना कि हाँ ये इसकी ये टेस्टिमनी है, शब्द मतलब शब्द जो भी बोल रहा है, तो टेस्टिमनी यस होगा। कंपैरिजन, हाँ तो कोई भी कंपैरिजन करने से मना तो नहीं करेगा, तो इसमें भी अग्री करेंगे। पोस्टुलेशन, अर्थ उत्पत्ति कि इससे इसका ये पोस्टुलेट है, इससे इस अर्थ की उत्पत्ति होती है, तो इसके लिए भी कोई मना नहीं करेगा। फिर बोल रहा है कि नॉन परसेप्शन, कुछ लोग परसेप्शन पे बिलीव रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। तो यहाँ पर मुझे भी लगा था कि ना यही हो सकता है कि कुछ लोग परसीव करते हैं, कुछ लोग नहीं, तो यहीं पर ही डिफरेंसेस आ सकते हैं, है ना, कि रियलिटी क्या है ये सब। देन which two of the following indicators included by the नीति आयोग in its national multidimensional poverty index? तो कौन सा दो एक्स्ट्रा है जो इसको नीति आयोग ने नेशनल मल्टीडायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में इंक्लूड किया है बट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड बाय द यूएनडीपी इन इट्स मल्टीडायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स? लेकिन यूएनडीपी के मल्टीडायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक। कौन कौन सा है? बैंक अकाउंट एंड मैटरनल हेल्थ। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, नीति बनाएंगे, बैंक अकाउंट खोलेंगे एंड मैटरनल हेल्थ। अब इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इंडिया में हम लोग का फोकस क्या है, इंक्लूसिव फाइनेंशियल चीज़ें पे, है ना। तो हम क्या करें, जनधन अकाउंट इसलिए ही तो खोले थे, तो ये इसलिए हमने बैंक अकाउंट वाला डाला। फिर मैटरनल हेल्थ पे तो हमारा फोकस है ही, तो उससे भी पावर्टी एलिवेट करना है, क्योंकि अगर मैटरनल हेल्थ पे अगर हम फोकस करते हैं तो फिर जो चाइल्ड उनसे बॉर्न होगा वो भी हेल्दी होगा, इसलिए तो पावर्टी इस तरीके से बीट की जा सकती है, जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी है उसको। फिर आता है नेक्स्ट, इन विच महाजनपदास ऑफ द एंशिएंट इंडिया इन द 7th सेंचुरी BC अयोध्या, क्या लिखा हुआ है, अयोध्या टाउन वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द सरयू रिवर। सरयू रिवर के बैंक में कौन सा है? तो मैंने इसको सोचा कि अयोध्या जो भी बोल रहा है ये सिमिलर है, शायद अयोध्या का ही पुराना नेम होगा कुछ, तो मैंने उसके आसपास के लोकेशन का सोचा कि क्या हो सकता है। तो मुझे ये पता था कि कंबोजा है, वो तो सबसे टॉप पे है ना। जब हम महाजनपदास पढ़ते हैं तो क्या होता है, कंबोजा यहाँ पर है ना, कहीं गंधान यहाँ पे है, कंबोजा यहाँ पर है, और यहाँ पे अस्माका है, फिर यहाँ पे कंबोजा के बाद फिर क्या है, याद नहीं आ रहा मुझे, तो फिर पता नहीं क्या क्या है, पंचाल, हाँ कुरु है, देन पंचाल है, तो पंचाल तो यहाँ कहीं ऊपर में है, तो ये तो कट गया। एंड देन अवंती एंड वो तो इस साइड है, और कौशल भी इसी साइड आएगा, तो फिर इन दोनों में कंफ्यूज थी मैं, तो मैंने सोचा बहुत क्लोज़र है अयोध्या कौशल की, दक्षिण कौशल, ये सब हमने बहुत सुना भी है, अयोध्या के लिए राम भगवान के लिए फेमस है, इसलिए मैंने बी मार दिया और दैट वाज करेक्ट आंसर। देन which is the correct order of top 3 positions achieved by the following states in the Fiscal Health Index 2025 published by the नीति आयोग? नीति आयोग ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पब्लिश किया था, उनमें से कौन से स्टेट्स जिन्होंने टॉप 3 पोजीशन होल्ड किया हुआ है? तो सबसे पहले पे तो उड़ीसा है, एंड उसके बाद है छत्तीसगढ़, एंड देन कम्स गोवा, ठीक है। गोवा है वो 3rd नंबर पे है। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिवाइज्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द स्मॉल एंटरप्राइजेज एज पर द यूनियन बजट 25-26? तो क्या रिवाइज्ड एस्टिमेट लिमिट है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए? तो वही स्मॉल मार्जिनल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो लिमिट हम पढ़ते हैं वही वाला है। यहाँ पर 25 पढ़ते हैं, यहाँ तो उसका 2.5 टाइम्स हो जाता है ना, तो हमको तो इन्वेस्टमेंट पूछा है ना, हाँ, तो 25 करोड़ हो जाएगा। इसको मैंने गलत किया था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया था क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देन ये वाला देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ द कनिष्का कोर्ट हैज़ बीन कॉल्ड इंडियन आइंस्टीन? इंडियन आइंस्टीन किसे बोला जाता है? तो
इंडियन आइंस्टीन क्यों बोलेंगे, या तो मैथ्स वगैरह कोई भी साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें इन्होंने बहुत अच्छा किया होगा तभी जाके बोल रहे होंगे, है ना। तो चरक है, ये तो मेडिसिन से बिलोंग करते थे। अश्वघोष है, ये फिलोसोफर थे और राइटर भी थे। नागार्जुन भी फिलोसोफर राइटर थे, विश्वामित्र भी थे, बट नागार्जुन उन्होंने ये सब वाला मैथमेटिकल वाला भी किया हुआ है, तो दिस वॉज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कनिष्का के कोर्ट में नागार्जुना थे, अश्वघोष भी थे, वासुमित्र, चरक तो थे ही, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ जज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अनदर हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज को भेज रहे हैं, तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 222, ठीक है। फिर नेक्स्ट, सॉर्टर डिसीज इज कॉज्ड बाय, सॉर्टर डिसीज कॉज होता है बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। पर गूगल वगैरह में मैंने सर्च किया तब तो प्रोटोजोआ ही दिखा रहा है, बट ठीक है, बैक्टीरिया इसमें दे दिया। एंड देन, इन विच माउंटेन रेंज हिमालय द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अटल हाईवे टनल हैज़ बिन बिल्ट, किस पे बना है, दैट इज़ पीर पंजाल माउंटेन रेंज। तो इसको आप याद रख लेना, पीर पंजाल जंजाल अटल हाईवे टनल, ठीक है। इतना जंजाल है, इतना पीर है, फिर भी अटल की तरह खड़े हैं, तो अटल हाईवे टनल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक तिलक मंजरी, तिलक मंजरी की कौन है ऑथर, धनपाल। तो इसको बस याद रख लो कि तिलक मंजरी धनपाल ने लिखा है। फिर विच with reference to the solar energy potential of the states in India, consider the following statement. राजस्थान has the highest solar energy potential, हाँ ये तो पता ही है कि राजस्थान का हाईएस्ट सोलर एनर्जी पोटेंशियल है, गुजरात का हाईएस्ट विंड एनर्जी पोटेंशियल है, ठीक। सिक्किम हैज़ द लोएस्ट सोलर एनर्जी पोटेंशियल। शुरू में मैंने इसको ना सोचा कि सही होगा शायद करके, बट फिर मैंने बाद में सोचा कि ये लोएस्ट बोल रहा है, और सिक्किम का लोएस्ट कैसे होगा भाई, लद्दाख तो उससे ज़्यादा ठंडा है, तो लोएस्ट होना था तो लद्दाख हो जाना चाहिए था, तो उसको हम नहीं बोल सकते कि सोलर एनर्जी है वो सिक्किम का लोएस्ट है। उससे कम वाले टेम्परेचर में भी हमारे यहाँ एरिया है ना, तो कैसे ये हो सकता है। तो दैट वाज सेकेंड वन इज़ रॉन्ग, फर्स्ट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट, वो विच टाइप ऑफ द फोर्स इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन बाई एक्सट्रैक्टिंग डस्ट, सूट एंड फ्लाई एज पार्टिकल्स फ्रॉम द फैक्ट्री चिमनी इमिशन। तो कौन सा टाइप का फोर्स यूज़ किया जाएगा, रिड्यूस एयर पॉल्यूशन बाय एक्सट्रैक्टिंग डस्ट, सूट, फ्लाई एज पार्टिकल्स फ्रॉम द फैक्ट्री चिमनी इमिशंस, फैक्ट्री चिमनी इमिशन से। तो इसके लिए होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी बोलते हैं। तो ये तो चलो वही से ही किया जाता है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस तो नहीं है, ठीक। Then the Rigvedic era gods are divided into three categories. Who among the following gods did not completely belong to the earth category? अर्थ कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते थे, अग्नि, सोम एंड बृहस्पति, ये तो ऋग्वैदिक एरा में थे। उसके बाद फिर क्या होता था, जो लेटर वैदिक जो हुआ था ना, लेटर वैदिक एरा, उसमें कौन कौन से थे, प्रजापति एज अ क्रिएटर थे ना, तो प्रजापति एंड फिर डिस्ट्रॉयर एंड एक और थे ना, मेंटेनर, ऐसा कुछ था, तो प्रजापति उसमें थे, तो इसलिए वो हट जाएगा। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड जो प्लेयर है उनको मिलाना था। तो दिव्य देशमुख का तो पता है शतरंज की है वो, फिर स्मृति मंधाना का तो क्रिकेट, सुधांशु मित्तल का है खो खो। उसके बाद इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो इसमें आयुष शेट्टी का है, फोर्थ का ए नहीं, फोर्थ का बी, आयुष शेट्टी है, ये है बैडमिंटन। वंदना कटारिया है वो हॉकी है, वंदना कटारिया फिफ्थ का ए, हॉकी, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, वंदना कटारिया है, हॉकी है वो। फिर नेक्स्ट, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर में अलाउ एनी पर्सन टू एड्रेस द हाउस इन द मदर टंग, मदर टंग में वो एड्रेस कर सकते हैं, आर्टिकल 120 है। देन विच लैंग्वेज वॉज द फर्स्ट अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो तमिल वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर है उसके बाद संस्कृत को मिला था, ठीक है। पाली प्राकृत को तो अभी अभी मिला था। देन विच फिलोसॉफी इज नॉट कॉल्ड द हेटेरोडॉक्स सिस्टम, चारवाक, न्याय, बौद्ध एंड दिगंबर जैन। तो चारवाक, बुद्ध एंड दिगंबर जैन है, ये सब तो हमको पता है कि ये तो हेटेरोडॉक्स में आते हैं, तो न्याय है वही वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला,
अरेंज द फॉलोइंग सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, की वो कब इस्टेब्लिश हुए थे उसकी बेसिस पे अरेंज करना था। तो इसमें सबसे पहले आत्मीय सभा बनी थी, तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि राजा राम मोहन रॉय ने इसको इस्टेब्लिश किया था ना, इसके फाउंडर है तो राजा राम मोहन रॉय, इतने सारे लोगों की आत्मा करके, तो आत्मीय सभा। फिर ब्राह्मो समाज बना था, देन ब्राह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, एंड सबसे लास्ट में बना था साधारण ब्राह्मो समाज, जिसको आदि ब्राह्मो समाज भी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, हाउ डू वाइड एंड ब्रॉड बैग स्ट्रैप्स इम्प्रूव दी कम्फर्ट एंड ईज वाइल कैरिंग अ लोड। तो जब भी लोड कैरी करते रहते हैं तो जो स्ट्रैप से रहता है बैग का वो बहुत अगर चौड़ा रहता है तो ईजी पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है बाई दी बैग डिक्रीजेस वाले होगा तभी ना ईज पड़ रहा है बोलेगा, तो इंक्रीज वाला हटा दो, डिक्रीज वाला था, तो फोर्स एंड प्रेशर में से क्या होगा? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाई दी फोर्स अपॉन एरिया होना था ना। हम अभी समझ आ रहा है मेरे को यहाँ पर। ठीक, तो चलो ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाई दी बैग डिक्रीजेस। फिर अरेंज द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च इन इंडिया। तो ये इंडिया में कब लॉन्च हुए थे उसके बेसिस पे क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। तो सबसे पहले लॉन्च किया गया था दैट वाज प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। ठीक, फिर ये प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992, फिर ये वाला है सेकेंड प्रोजेक्ट लॉयन, एंड देन प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता वो रिसेंटली, ठीक है, 2022 का। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, फिर प्रोजेक्ट लॉयन 2020, फिर 2022 का है प्रोजेक्ट चीता। ठीक, फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया और उसकी ट्रिब्यूटरीज की बेसिस पे, तो इंडस है उसका चेनाब है, गंगा है उस गंगा का क्या होगा? कोसी होगा, ब्रह्मपुत्र का सुभानसिरी, मेघना का जतिंगा। ठीक, फिर फ्रॉम विच फिजिकल ईयर द प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट वाज डिसकंटिन्यूड। तो कब से जो प्लान बजट एंड नॉन प्लान बजट है उसको अलग अलग लेके आया गया? 2017-2018 इस ईयर से किया गया था। ठीक है, याद रखना 2017 से 2018। मुझे कैसे याद था? क्योंकि मैंने सोचा था कि ना 2014 के बाद हुआ था, ये पता था, बट एकदम पास में नहीं हुआ था, 2015-16 में नहीं हुआ था, 2017-18 हो सकता है करके। ठीक है, तो प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड क्लासिफिकेशन है वो हट गया था, बजट वॉज डिसकंटिन्यूड, क्योंकि प्लानिंग कमीशन है वो भी ख़त्म हो गई थी ना। तो ये था 2012, मतलब जो लास्ट प्लानिंग कमीशन थी 2017 तक का एंड हो रही थी ना, आई गेस 12th वाला जो 5 ईयर प्लान था 2012 से 17 तक था। उसके बाद नॉन प्लान वाले में अलग कर दिए थे प्लान एंड नॉन प्लान क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर को। ठीक, फिर अगला, विच रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर बिल्ट अ डैम एंड कैनाल्स ऑन द तुंगभद्रा रिवर? तो देवराय 1 है ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मेंशन्ड इज मेटलॉइड, सॉरी एलिमेंट्स इज मेटलॉइड। तो सिल्वर है वो तो मेटल है। अब मेटलॉइड का मतलब क्या होता है? मेटलॉइड का मतलब होता है उपधातु है। कौन सा उपधातु है? तो सल्फर है वो तो गैस रहता है, सोडियम भी ये तो मेटल नहीं है, ये तो था। और मेटलॉइड में सिलिकॉन हो सकता है करके, तो नॉन मेटल दैट इज सिलिकॉन। ठीक, फिर शांति बिल 2025 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? तो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है, ये पता था मेरे को, तो यहीं से सही हो गया ये तो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आर करेक्ट? इट वॉज पास्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड रिपन। इन्होंने तो रिपील किया था, तो लिबरेटर ऑफ प्रेस बोला जाता है ना, तो ये तो गलत है। इट वॉज रिपील्ड बाई द वाइसरॉय लॉर्ड लेटन, नहीं, रिपील किया था लॉर्ड रिपन ने, आया था लॉर्ड लेटन के टाइम पे, तो ये भी गलत। इट वॉज नोन एज गैगिंग एक्ट, हाँ गैगिंग एक्ट बोलते हैं। द लॉ वॉज इनेक्टेड टू टेक गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका, यस। और इसीलिए जो अमृत बाजार पत्रिका रातों रात क्या बन गया? इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया था, है ना। The next question है, which of the following statement is correct about the clean energy in India in the year 2025? Clean energy in India, तो इंडिया के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बायो एनर्जी का 11.61 गीगावाट पहुंच गया है, तो ये तो सही है। स्मॉल हाइड्रो पावर कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज 5.16 गीगावाट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लार्ज हाइड्रो पावर कैपेसिटी वो 50.91 गीगावाट। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द सोलर एनर्जी हैज़ रीच्ड 135.81 गीगावाट। तो सब के सब करेक्ट है। अब इसको याद नहीं रखा जा सकता, करना भी नहीं है, मैंने ऐसे ही सही किया
क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल तो नहीं है ना। देखो मैंने ये सोचा कि डेटा या तो इंटरचेंज कर सकता है, बट बायो एनर्जी है वो 11.61, ठीक है, कम ही होना चाहिए। सोलर एनर्जी है वो बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो हाँ ये होना भी चाहिए। एंड स्मॉल हाइड्रो एंड लार्ज हाइड्रो में लार्ज हाइड्रो का बड़ा होना चाहिए डेटा स्मॉल हाइड्रो से, तो ये भी सही था। तो फिर मैंने सोचा हाँ सभी सही लग रहे हैं, तो सही भी था। फिर ये वाला तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर था, पढ़ने के बावजूद मैंने ये रिवाइज करने के बावजूद गलत करके आई मैं। अंडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, who among the following not included in the 3-member selection committee constituted to recommend the name of the India's chief election commissioner? कौन इंक्लूडेड नहीं है बोल रहा है। तो सिलेक्शन कमेटी में जो सीईसी है उसको सेलेक्ट करने के लिए सीईसी या नदर ईसी जो भी रहते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए जो सिलेक्शन कमेटी उसमें कौन कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर तो रहते ही हैं एंड लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं, इसमें तो नो डाउट। बट यहाँ पर जो है वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो कौन नहीं रहता? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहता है इधर, ठीक है। तो इलेक्शन वाले में सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस का क्या ही काम? जब किसी जुडिशरी के मेंबर को हम सेलेक्ट करते हैं तभी चीफ जस्टिस वाले लोग रहते हैं, तो ये नहीं होंगे, ठीक है। जुडिशरी का कोई मेंबर नहीं होगा यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर मतलब इसमें बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का पलड़ा भारी है जब इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो भी तो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर रहे हैं ना, तो वो उन्हीं के पार्टी के होंगे। देन व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025? तो 2025 का एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये तो मैंने पढ़ा था करंट अफेयर में, तो पता था मुझे कि प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको बीट करना है। देन खजुराहो वॉज द मेन सेंटर ऑफ आर्ट विच टाइम पीरियड? किस टाइम पीरियड में था खजुराहो मेन सेंटर ऑफ आर्ट? तो चंदेला पीरियड पे था। देन among the texts given below which is written in the Sanskrit language and describe the rules of Buddhism? वैपुल्य सूत्र इज द वन, ठीक है। देखो विनय पिटका वो पाली में है, दीपवंसा महावंसा भी पाली में ही है ना। फिर जातक टेल्स है वो भी पाली में, जो संस्कृत लैंग्वेज है वो वैपुल्य सूत्र ही है, ठीक है, जो रूल्स ऑफ बुद्धिज्म को बताता है। तो यहाँ पर से ये भी याद रख लेना कि वैपुल्य सूत्र वो बुद्धिज्म का है, ठीक है। हमको यूपीएससी में बुद्धिज्म जैनिज्म में से क्या क्या है ये पूछेगा, तो वैपुल्य सूत्र बुद्धिज्म से बिलोंग करता है, ये पता होना चाहिए। देन हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ द डबलिंग द फार्मर्स इनकम? ये तो अशोक दलवाई कमेटी, ये तो पता ही रहता है अपने को। फिर बाय एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल लीगल राइट अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 300A। फिर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रॉक फॉर्मेशन हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म प्लिस्टोसीन? प्लिस्टोसीन को सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो सर चार्ल्स लायल। पता नहीं मुझे कैसे याद था, बट याद था, ठीक है। तो प्लिस्टोसीन है रॉक फॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रॉक फॉर्मेशन के टर्म से हमको बताना है कि पहली बार ये टर्म किसने यूज़ किया था प्लिस्टोसीन को? तो सर चार्ल्स लायल, ठीक है। फिर बाकी का नाम सुना भी नहीं था, तो यही वाला बस सुना था, तो इसी को मार्क कर दिया था मैंने। देन विच 2 एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैव बीन इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में तो एक तो भागवत गीता है और दूसरा नाट्य शास्त्र है। मैंने यहाँ पे अगेन गलत मार्क किया था, नाट्य शास्त्र है, ठीक है। अब हम उसको कैसे याद रखेंगे कि मेमोरी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? भाग के नृत्य करना होगा, ठीक है। मेमोरी बढ़ाना है तो क्या करेंगे? भाग के नृत्य करेंगे। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा है एंड भगवत गीता तो पता ही रहता अपने को, ठीक है। फिर द स्टडी ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन इज? एनर्जी ट्रांसफर को क्या बोलेंगे? बायो एनर्जेटिक्स, है ना, यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स वॉज द फर्स्ट टू गेट द जीआई टैग इन इंडिया? सबसे पहले इंडिया में दार्जिलिंग टी को मिला था जीआई टैग, ठीक। देन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू लेबर कोड, ये न्यू लेबर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना। तो 29 लेबर लॉ है हैव बीन कोडिफाइड इनटू 4 लेबर कोड्स। हाँ ये तो किया गया है, 29 लेबर कोड को कोडिफाई किया गया 4 लेबर कोड्स में, तो ये तो पता था मेरे को कि ये सही है। एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड ऑल वर्कर्स अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स विद अ फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। हाँ तो ये भी पता था मेरे को कि 40 ईयर के बाद वाले, क्योंकि वैसे भी 40 ईयर के बाद हेल्थ वल्नरेबल हो जाती है ना, और लेबर है तो उनकी तो हेल्थ चेकअप जरूरी है, तो फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप देना भी चाहिए। तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। इन दोनों में मुझे डाउट था कि इन दोनों में से क्या होना चाहिए। पेड मैटरनिटी लीव से 24 वीक्स का फॉर वुमेन वर्कर मैंडेटरी एंड रिव्यू ऑफ द मिनिमम एज इन दी एवरी 5 ईयर। तो
फिर मैंने सोचा कि शायद ये पॉजिटिव वाला वुमेन वाला है, तो इधर तो मैट लगाना नहीं चाहिए था वैसे मुझे, तो गलत हो गया। यहाँ पे 24 नहीं 26 वीक है। और यस, रिव्यू है मिनिमम वेज का, वो हर 5-5 साल में करना होगा, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, तो हर 5-5 साल में आपको रिव्यू करते रहना पड़ेगा कि मिनिमम वेज कितना है, क्योंकि तभी तो लेबर को फ़ायदा होगा ना, तो ये होगा। और यहाँ पे 26 वीक आएगा, तो अब हम ये डेटा याद रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, तो इधर तो सारा CGCS का पोर्शन है, बट 1-2 क्वेश्चन ना उन्होंने इंडियन जीएस के इधर पूछ ही दिया था, तो ये वाला मैं बता देती हूँ। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नगर पंचायत इज मेंशन इन, तो नगर पंचायत मेंशन है 9A में, ठीक है। 9 में है पंचायत, पार्ट 9 में है पंचायत, एंड देन 9A में है म्यूनिसिपैलिटी, एंड 9B में है कोऑपरेटिव्स। तो BC से कोऑपरेटिव्स याद रखना, ठीक। फिर इसके अलावा बाकी सब तो इधर का नहीं है अपने काम का, CGCS का। ये वाला एक था कि पता नहीं कैसे लॉजिक से ऐसा है। तो इन छत्तीसगढ़ स्टेट डिवीज़न ऑफ ग्राम पंचायत इनटू वार्ड्स इज़ डन बाय, जो छत्तीसगढ़ स्टेट में जो डिवीज़न होता है ना ग्राम पंचायत का वार्ड समय कि ये वार्ड होगा ये वार्ड होगा, कौन करता है? तो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो करता है, ठीक है। तो मैंने तो स्टेट इलेक्शन कमीशन डाल दिया था कि वही इलेक्शन कराता है, तो पंचायत का तो वही करेगा करके, बट कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट था आंसर इसका। और इन लोग तो पता नहीं कैसे ही सही हो गए मेरे, मुझे भी नहीं पता। ये वाला था कि मैंने ना कुछ ना लॉजिक लगाया था कि सरहुल फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है इन दी ओराव ट्राइब। तो ओराव ट्राइब है वो छत्तीसगढ़ के, और ये झारखंड की मेन ट्राइब है, तो इधर भी इस वाले एरिया में छत्तीसगढ़ के मिलते हैं, है ना, ये ट्राइब से रहता है। तो क्यों इन लोग सरहुल फेस्टिवल मनाएंगे? तो नन ऑफ द वो तो होगा नहीं, है ना। ऑन द अराइवल ऑफ द न्यू क्रॉप्स ऑन द ग्रोइंग फ्लावर्स इन दी साल्ट ट्री एंड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर। तो ड्यूरिंग एग्रीकल्चर ये तो बहुत लंबा पीरियड है, किस डेट पे फेस्टिवल करेंगे पूरे एग्रीकल्चर में नहीं पता चल रहा है, स्पेसिफिक नहीं है। और ऊपर से नाम देखो स्पेसिफिक है ना कि सरहुल फेस्टिवल कब सेलिब्रेट करें, तो कुछ तो इवेंट हो रहा होगा उसी को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो ऑन द अराइवल ऑफ न्यू क्रॉप्स, कहाँ से अराइव हो रहा है, कौन सा नया क्रॉप अराइव हो रहा है, तो ये समझ नहीं आ रहा था मुझे। फिर मैंने ये सोचा कि ग्रोइंग फ्लावर्स इन द साल्ट ट्री, हाँ तो जैसे मैंगो में फ्लावर आता है तो भी हम लोग कुछ तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो वैसे ही इन लोग भी कर रहे होंगे साल्ट ट्री में जब फ्लावर आ रहा होगा तो फिर इसलिए मैंने इसको मार्क किया, क्योंकि थोड़ा स्पेसिफिक लग भी रहा है ना। और ये वाला कि एक्सेलरेटेड छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव द स्कूल एजुकेशन इन छत्तीसगढ़। हाँ, अब ये नॉलेज एक्सेलरेटेड लर्निंग है तो इम्प्रूव करेगा स्कूल एजुकेशन को, ठीक है। वही मैड वाला लगाया मैंने, तो सही होना चाहिए। फिर द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ मेकिंग अरेंजमेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर मदर टंग में एट द प्राइमरी लेवल। हाँ सही है, अगर यहीं पे इंग्लिश बोल देता तो गलत हो जाता, मदर टंग बोल रहा है, हाँ सही होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो दोनों सही हो गया और सही एक्सप्लेनेशन भी है। फिर ये वाला तो पता नहीं मैंने कैसे सही किया था, नॉट करेक्ट पूछा था ना इसमें। तो फिर हाँ, कुसुम PM कुसुम स्कीम है ना, ये तो बेसिकली इंडियन GS का ही क्वेश्चन है, CGCS में पूछना नहीं चाहिए था इसको। जो PM कुसुम स्कीम है वो क्या है? द स्कीम इज़ टू मेक दी एग्रीकल्चर सेक्टर डीजल फ्री। हाँ, डीजल फ्री करने के लिए है, और इसमें जो भी मोटर वगैरह यूज़ किए जाते हैं ना वो सोलर वाले वो होते हैं, तो डीजल फ्री रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सही था, ये मुझे पता था, मतलब कि नॉट करेक्ट पूछा ना तो फर्स्ट वाला नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट जहाँ वो उसको काट दिया, तो बाकी 3 बजे। अब देखते हैं, दी प्रोविजन ऑफ 326 करोड़ हैज़ बिन मेड फॉर दिस स्कीम इन द करेंट बजट। ये नहीं पता मुझे क्या गया था। देन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सब्सिडी अप टू 30% एंड 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द स्कीम, ये भी नहीं पता मुझे। फिर अंडर द स्कीम फार्मर्स कैन इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट्स टू 2 मेगावाट ऑन दी बैरन और फैलो लैंड। हाँ तो सही तो है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सोलर पावर प्लांट आप कर रहे हो तो जो फैलो लैंड है उसी में करोगे, तो सही हो रहा है। कितना पॉजिटिव चीज़ है कि जो फैलो लैंड है, बैरन लैंड है, उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि सोलर पावर के रूप में कर रहे हो आप, तो ठीक है। फोर्थ वाला सही होना चाहिए, तो फोर्थ को भी हटा दो, तो फिर यही बचता है। तो सेकेंड एंड थर्ड है वो गलत है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा था, हो गया। एंड देन छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, ठीक है, इसमें 1, 3 और 4 सही था। इसमें भी मैंने यही सोचा कि 6 कैटेगरी 7 कैटेगरी बोला है, तो इन्हीं में से कुछ गड़बड़ क्या होगा,
तो 1, 3rd एंड 4th वाला सही कर दिया, क्योंकि 2nd एंड 3rd में से कोई एक सही होना था और ऐसा तो एक ही ऑप्शन था, तो ये भी उस लॉजिक से हो गया था सही। अब ना यहाँ पर एक ना पेसा एक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग टू दी पेसा एक्ट 1996 अ विलेज सेल ऑर्डिनरली कंसिस्ट ऑफ, तो विलेज है वो क्या कंसिस्ट करता है, तो हैमलेट और अ ग्रुप ऑफ हैमलेट, ये सही है। कंप्राइजिंग अ कम्युनिटी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एक कम्युनिटी कंप्राइज करनी चाहिए। मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 200, ये सही नहीं है। मैनेजिंग इट्स अफेयर इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, यस, उसको विलेज बोलेंगे जो कि मैनेज कर रहे हैं ट्रेडिशन एंड कस्टम से। तो 1st, 2nd एंड 4th था एंड 3rd वाला गलत था। फिर तो और तो कुछ नहीं है शायद जो हो अपने काम का। ये वाला था कि नहीं, ये तो सीजी वाला स्पेसिफिक है, चलो छोड़ो, और तो कुछ नहीं है। हाँ, ये वाला एक काम का था, ठीक है, इसको कर लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी इज गिवन टू स्मॉल मार्जिनल एंड अदर फार्मर्स रिस्पेक्टिवली फॉर प्रोवाइडिंग स्प्रिंकलर सेट्स एंड ड्रिप सिस्टम अंडर PMKSY, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के अंदर कितना दिया जाता है, ये जो रिस्पेक्टिवली फॉर दी प्रोवाइडिंग स्प्रिंकलर सेट्स एंड ड्रिप सिस्टम, ठीक है। तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड अदर फार्मर्स में देखो, तो यहाँ पर ये तो समझ आ रहा होगा कि किसको ज़्यादा दिया जा रहा होगा, है ना, सब्सिडी। स्मॉल मार्जिनल फार्मर को ज़्यादा देना चाहिए और अदर फार्मर को कम देना चाहिए, तो उस लॉजिक से ये वाला जो होगा किसमें नीचे वाला कोई ज़्यादा है क्या, अदर फार्मर 55, 45, 45, 55, तो ये तो पहले काट दो, अदर फार्मर को ज़्यादा क्यों देंगे, नहीं देंगे। एंड हाँ, बाकी सब तो ऑप्शंस ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कितना का गैप है, इधर भी 10%, इधर भी 10, इधर भी 10, ठीक है। तो हम क्या सोचेंगे, जनरली 50% से थोड़ा सा ज़्यादा देंगे स्मॉल मार्जिनल फार्मर को, ऐसा सोचा मैंने, बट बहुत ज़्यादा भी सब्सिडी नहीं देंगे ना, 65, 55 इज़ टू मच, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। एंड 50 तो 40 हाफ दे देंगे, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए उस रेंज में, तो इसलिए 55, 45 वाला मुझे ठीक लग रहा था, तो मैंने यही कर दिया। और इस लॉजिक से भी किया क्योंकि देखो इसका अपोजिट यहाँ पर थोड़ा दिया हुआ है ना, 45, 45 रिपीट हो रहा है, 55, 55 रिपीट हो रहा है, तो सर के भी लॉजिक से कि अपोजिट वाला ऑप्शन रहता है, उन्हीं में से एक रहता है। इन दोनों का अपोजिट तो नहीं दिया 55, 65 या 50, 40 का, तो इन्हीं दोनों से मैंने चूज़ कर लिया, फिर हो गया आंसर। तो ये था। एंड ठीक है, इधर का तो कुछ काम का नहीं है, हाँ ठीक है, फिर हो गया, इतने क्वेश्चन थे।